हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है बिंदु, कोण, रेखा, वक्र। ये सभी चीज़ें हैं, उसमें कुछ डेफिनेशन आती हैं इनसे, या फिर कुछ नोट पॉइंट हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपके। इजी टॉपिक है, बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वही आपको समझना है अच्छे से। इससे पहले आपका मैथ का जितना भी था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका तल। तल क्या होता है? ज्यामिति में दो आयामों वाली एक ऐसी चपटी सतह जिसकी मोटाई क्या हो? शून्य हो। अब आयाम क्या होते हैं? जो आपकी अक्ष होती है ना, आपने सुनी होगी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। जिसमें ये तीनों अक्ष होती हैं वो आपका त्रिआयामी कहलाता है, यानी कि उसमें तीन आयाम होंगे। जैसे आपका घन होता है, जैसे आपने कोई मोटी किताब ले ली, ठीक है, काफ़ी मोटी किताब है तो उसमें मोटाई भी मिलेगी आपको, लंबाई भी उसकी मिलती है, चौड़ाई भी मिल जाती है, यानी कि वहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और जो दो आयाम होता है इनमें क्या होता है? सिर्फ दो ही अक्ष होती है आपकी, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ठीक है। तो आयाम पर भी मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि जो चपटी सतह है, यानी कि जैसे आप एक कागज़ ले रहे हैं, ठीक है, कागज़ है, उसकी मोटाई क्या है? शून्य होती है, तो जो उसकी वो चपटी जो सतह होगी वो क्या कहलाएगी? तल कहलाएगा, ठीक है। मेज है, मेज का ऊपर का हिस्सा आप देखिए, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आपका तल होगा, ठीक। तो यही होता है कि दो आयाम वाली एक ऐसी चपटी सतह जो क्या जिसकी मोटाई क्या हो? शून्य, वो क्या कहलाएगा? आपका तल कहलाएगा। मेज का आपका ऊपर का हिस्सा हो गया ये वाला। कागज को आप लो तो कागज भी आपका क्या? तल में आ जाएगा, ठीक है। तलखंड क्या होते हैं? तल के खंडों को ही तलखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तल को अगर हम विभाजित कर दें तो क्या इसका एक एक क्या हो जाएगा? तलखंड कहलाएगा वो। या फिर आप मान लीजिए कि एक गत्ता है, वो चार उससे बना है, चार या पांच, जैसे गोल गोल घुमा के गत्ता बन जाता है ना, जिसमें आपका टीवी, फ्रिज, कुछ भी आपका कवर अंदर रख के आता है ना, तो वो जो उसका बाहर का जो गत्ता, अगर आप उसको खोल खोल के देखेंगे, उसको अलग अलग करें, तो वो जो उसके खंड होंगे ना वो अलग अलग हो जाएंगे ना तल के, तो वही आपके तलखंड कहलाएंगे, ठीक है। वक्र क्या होता है? तो वक्र को देखिए, आम भाषा में वक्र को टेढ़ी मेढ़ी लाइन बोला जाता है, जो इस तरीके से ऐसे खींच देते हैं ना, ये सभी लाइनें आपकी वक्र कहलाती हैं। लेकिन अगर हम गणितीय भाषा में देखें तो वक्र एक ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में परिवर्तन किसी विशेष नियम से होता है। मतलब ये हुआ कहने क्या, जब ये लाइन जो है इस तरीके से मुड़ी है, यानी कि ये जा तो सीधे रही थी, लेकिन जो नीचे घूम गई है, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है ये किसी विशेष नियम के तहत हुआ है। वक्र आपके बनते कहाँ है? जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो ग्राफ बनाने में क्या होता है कि जो मान है या वो ऊपर पहले बढ़ा, उसके बाद वो उसमें कमी आ गई तो नीचे घटा, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर कमी आई, फिर घटा, फिर इस तरीके से चलता रहता है ना। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये तो किसी निश्चित नियम के तहत ही हुआ होगा ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही ऊपर नीचे हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन बोली गई है कि इसकी जो दिशा में परिवर्तन हुआ है किसी विशेष नियम से हुआ है। आम भाषा में बस आप इतना ही समझिए कि जो भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच देते हैं यही आपकी कर्व कहलाती है। नेक्स्ट है बिंदु। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो अब यहीं से पूछी जाएंगी। तो चलिए, बिंदु क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य। जैसे कोई वृत्त हमने खींचा, इस वृत्त में कोई ना कोई त्रिज्या होगी। त्रिज्या वो होती है जो केंद्र से इसकी दूरी होती है, ठीक है, कोई ना कोई त्रिज्या होगी। लेकिन बिंदु में क्या होता है? बिंदु में कोई त्रिज्या नहीं होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो शून्य होती है। नेक्स्ट है बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य। जैसे हमने कोई भी एक वृत्त खींचा तो इसमें कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी ना, जो त्रिज्या होती है केंद्र से दूरी। तो लेकिन बिंदु जो है आपका, इसमें कोई त्रिज्या नहीं होती, ये आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु है, ठीक है। जो बिंदु होता है इसकी त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है, ठीक। अब रेखा, रेखाखंड और जो आपका वक्र है, सॉरी, रेखा, रेखाखंड और किरण, ये आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों सेम सेम है, ठीक है। तो चलिए देखिए रेखा क्या होती है। रेखा जो है आपकी, उसमें क्या होता है? उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये कितनी लंबी हमें पता नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एंडिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट हमें पता नहीं होते, वो आपकी रेखा होती है। इसको क्या है? इसको आप दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दोनों दिशा में इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वो आपकी रेखा कहलाती है। रेखा खंड में क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा खंड कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि एक रेखा में से अगर हम चाहें तो न्यूनतम दूरी का एक रेखाखंड काट सकते हैं, ठीक है। रेखा में से अगर हम चाहें तो एक रेखाखंड काट लेंगे, वो आपका रेखाखंड हो जाएगा, जो भी उसका खंड काटेंगे।
तो यहाँ से डिफरेंस ये निकलेगा रेखा और रेखाखंड में। क्या निकला कि जो रेखा है इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु ज्ञात नहीं होता है, यानी कि इसके दोनों बिंदु पता नहीं होते हैं। और जो रेखाखंड होता है इसके दोनों बिंदु ज्ञात होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुई वो भी पता होगा और कहाँ पर अंत हुआ इसका वो भी पता होगा। इसीलिए बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कभी नहीं कहलाई, क्योंकि रेखा में क्या है, दोनों बिंदु पता ही नहीं होते हैं, ज्ञात नहीं होते कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई। ठीक है, एरो से आपको ये समझना होगा कि एरो का मतलब ये है कि ये दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं किरण पे। तो किरण को समझिए, एक ऐसी रेखा होती है किरण जिसका एक अंत बिंदु ज्ञात होता है। ठीक है, सिर्फ एक एंडिंग या स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन एक ही बिंदु पता होगा। ठीक है, जैसे टॉर्च से निकली हुई जो लाइट होती है वो किरण होती है, उसका जो निकलने वाला बिंदु है वो तो टॉर्च है, वो तो पता है हमें, लेकिन आगे वो कितनी दूर तक जाएगी हमें ये नहीं पता। मान लीजिए हमने यहाँ से टॉर्च जलाई, ठीक है, टॉर्च अगर हमने यहाँ से जलाई तो उसकी किरण, अगर हमने कोई बुक उसके आगे लगा दी तो वो यहीं पे रुक जाएगी, और बुक अगर हम हटा दें तो वो आगे तक निकल जाएगी नहीं। तो यही है कि जो किरण होती है इसका एक पॉइंट पता होता है, बाकी का पॉइंट पता नहीं होता, कौन सा एंडिंग पॉइंट है या कौन सा स्टार्टिंग है। मतलब स्टार्टिंग पता है तो एंडिंग नहीं पता होगा, और एंडिंग पता है तो स्टार्टिंग नहीं पता, कोई एक पॉइंट पता होगा हमें किरण में। ठीक है, ऐसे सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको हम क्या, किरण बोलते हैं ना, यानी कि सूर्य तो पता है कि वो सूर्य से निकल रहा है, कहाँ तक जाएगा नहीं पता, छत पे खड़े तो वहां भी आ रहा है, रोड पर खड़े तो वहां भी आ रहा है, तो क्या है उसका मतलब जा कहीं भी सकता है, अंतिम बिंदु कोई फिक्स नहीं है, लेकिन उसका क्या है कि एक बिंदु पता है। ठीक है, अब चाहे उस बिंदु को अंत बिंदु बोलो या प्रारंभ बिंदु बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसमें एक पॉइंट हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तीनों का डिफरेंस पता चल गया। रेखा में क्या होता है, हमें दोनों पॉइंट ज्ञात नहीं होते हैं। रेखाखंड में क्या होता है, हमें दोनों बिंदु ज्ञात होते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड है। और किरण में क्या है कि हमें एक बिंदु ज्ञात होता है, दूसरा ज्ञात नहीं होता है। नेक्स्ट आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको देखिए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक 2-3 बार पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका, किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो देखिए इसको समझिए, जो आपकी एक रेखा है, किसी भी तल में एक रेखा मैंने खींच दी, तो इस रेखा पर आप बताइए कितने बिंदु होंगे। क्या आप गिन सकते? बिंदु तो पता ही है ना कि छोटा सा एक पॉइंट होता है इतना, जिसकी त्रिज्या 0 हो। तो इस रेखा पर तो अनंत बिंदु होंगे ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, निरे सारे बिंदु होंगे इसमें, यानी कि अनंत बिंदु होंगे, काफी सारे बिंदु होंगे। तो किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जाती हैं। तो देखिए एक बिंदु आपका मैंने ये बना दिया, अब इस बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करके देखिए। ऐसे खींच सकती है, एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, मिलती हुई जाएगी इस रेखा के ऊपर से, फिर एक ऐसी ऐसी, कैसे भी आप एक बिंदु से गुजरती हुई काफ़ी सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी रेखाएं खींच सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब मेरी एक ही पॉइंट से नहीं निकल पा रही है, लेकिन अगर आप खींचना चाहें तो एक पॉइंट से आपकी काफ़ी सारी रेखाएं निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट निकल आए कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत। ठीक है, और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो भी आपकी क्या होगी, अनंत। ठीक है, दोनों का आंसर अनंत है। तीसरा जो है आपका, ये आपका एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका। तो ये जो इसमें क्या था आपका कि जो 2 बिंदु हैं, एक तल है आपका, ठीक है, इस तल पर 2 बिंदु दिए गए हैं, इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इन 2 बिंदुओं से देखिए, आप गुजार के देखिए कितनी रेखा गुजरेंगी, एक ही तो गुजरेगी। अब आप कहेंगे कि एक ऐसे भी तो खींच सकते हैं, तो देखिए एक ये वाली जो रेखा है ये आपकी सिर्फ इसी बिंदु से गुजरेगी, या ऐसे और कितनी भी खींच लीजिए, वो सिर्फ इसी बिंदु से गुजर रही हैं, इससे तो नहीं गुजर रही हैं। या फिर इससे आप खींचेंगे आके, तो फिर ये वाली जो रेखा है वो इससे गुजर रही है, इससे नहीं गुजर रही हैं। हमें ऐसी रेखा चाहिए थी जो दोनों बिंदु से गुजरे, तो दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली आपकी एक ही रेखा निकलेगी। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष निकला कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ये तीनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वरना आप एक काम करिए, एक पेज पे जितने भी अभी ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे आपके, उन सबको एक साइड लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आपको उस पेज को आप एकदम से देखें और रिवाइज अपना कर सकें कि कौन कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, अब आपकी रेखाओं के प्रकार है, प्रतिच्छेदी, समांतर, लंबवत। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर काटती हैं। जैसे
एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, तो इससे किसी एक बिंदु पर काटा ना, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, एक निश्चित बिंदु पर काटा ना एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर ए बी और सी डी दिखाई थी और ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही थी, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। फिर है आपका समांतर रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं जिनके विभिन्न बिंदुओं पर उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयाँ समान होती है, वो आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि ऐसी दो रेखाएं, आपकी एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है, तो इन दो रेखाओं पर अगर हम लंब डालें कोई भी, तो वो जो लंब होंगे ना, उन लंबों की लंबाइयाँ समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 लंब हो गए ना, तो अगर एक 2 सेंटीमीटर का है तो बाकी के तीनों भी 2 सेंटीमीटर के होने चाहिए। अगर दोनों सारे 2 सेंटीमीटर के हो, यानी कि ये रेखाएं समांतर हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाने पर ये कभी भी टकराएंगी नहीं, आपस में कभी नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, अब देखो मिलने वाली रेखाएं कैसे होती है। अगर एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, अगर इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊं और इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये देखो आपस में यहाँ जाके मिल गई कि नहीं। जबकि समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं, कितना भी आप इनको आगे तक लेके जाए, ये कभी नहीं टकराएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच के लंबों की जो लंबाइयाँ होंगी वो क्या होंगी, समान। अब आपका ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे खींची जाएंगी तभी समांतर है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे खींच दो आप, लेकिन जो लंब होंगे वो समांतर निकलने चाहिए इनके, सॉरी लंब जो होंगे वो उभयनिष्ठ जो लंब होंगे उनकी लंबाइयाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर, ये वाला भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जितने भी लंब डाले जाएं वो लंब क्या निकले, लंबाइयों में समान होने चाहिए, तभी आपकी जो रेखाएं होंगी ए बी और सी डी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर का साइन कैसा होता है, तो जो इक्वल का साइन होता है इसको बस ऐसे करके लगा दीजिए, ये आपका समांतर का साइन हो जाए। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो 2 रेखाएं थी ना, तो एक का नाम लिख दीजिए ए बी समांतर सी डी। ठीक है, ए बी समांतर सी डी, ऐसे आपका ये लिख जाएगा। नेक्स्ट है लंबवत रेखाएं। तो लंबवत, लंब से आपको समझ में आया कि जब भी आपका लंब डालने की बात कही जाए तो वहां पर आपका 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जब भी लंब डालने की बात कही जाएगी, और 90 अंश को कोण को हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, अभी कोण के प्रकार आगे आने ही वाले हैं, इसी वीडियो में आएंगे आपके कोण के प्रकार, तो वहाँ पर आपको 90 अंश का कोण क्या होता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो लंबवत रेखा है वो क्या होती है। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती हैं आपस में, वो आपकी क्या होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं। लंबवत का साइन होता है इस तरीके से, देखिए इनके बीच में इधर से भी 90 बनेगा और इधर से भी 90 बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण उस पर बनता है आपस में। ठीक है, अगर आप इस कोण को नापेंगे तो ये आपका 180 डिग्री का कोण होगा। तो चलिए वो तो कोण अभी हम आगे देख लेंगे, अभी हम सिर्फ रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी लंब सी डी। ठीक है, इस तरीके से। ये किसका है साइन, ये है लंब का साइन, और आपका समांतर का साइन कैसे था, ऐसे करके था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी तिर्यक रेखाएं। जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है तो वो कहलाती तिर्यक रेखा। जैसे नाम से भी लग रहा है ना, तिर्यक यानी कोई तीसरी या कोई अन्य रेखा। ये 2 रेखाएं हैं, अच्छी खासी जा रही थी और तीसरी ने आके इनको कट कर दिया, तो ये जो तीसरी वाली है पी क्यू, ये क्या कहलाएगी, पी क्यू कहलाएगी तिर्यक रेखा। जैसे मान लीजिए ये 3 रेखाएं जा रही थी और एक ने आके काट दिया, तो वो जो है आपकी वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है संगामी रेखाएं। तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, संगम यानी कि जहाँ पर मिलन बिंदु, कई सारी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हो, ठीक है, मिलती हुई जा रही, तो वही कहलाएंगी आपकी संगामी रेखाएं। देखो जब 2 होंगी तो वो प्रतिच्छेदी उन्हें बोल दिया जाएगा, और फिर 2 से अधिक यानी कि 3 हो जाए और 3 से फिर अधिक हो जाए तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। देखिए जैसे ये आपकी गुजर रही है ए बी, ठीक है, सी डी और ई एफ जी एच। ठीक है, मैं आपको इधर बना के दिखा देती हूँ, ए बी ये है, सी डी ई एफ कैसी भी हो आपकी, लेकिन बिंदु एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी।